नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ए सिंक में। मैं हूं आपका दोस्त भरत शंकर। दोस्तों, आज की वीडियो में हम रिलायंस पावर के बारे में बात करेंगे। जी हां, उसी रिलायंस पावर के बारे में जो एक टाइम पे 280 से 300 रुपीस के शेयर प्राइस पे ट्रेड करता था, जो वही अभी 2 to 3 रुपीस के भाव में मिल रहा है। और इस शेयर के बारे में ऑलरेडी हम जानते हैं, ये अनिल धीरूभाई अंबानी ग्रुप ऑफ कंपनीज में आता है और कंपनी के ऊपर बहुत ज्यादा कर्जा भी है। अगर ऐसा है तो सवाल आता है कि हम इस स्टॉक के बारे में इस वीडियो में क्यों बात कर रहे हैं, और इसका कारण है प्रशांत गुप्ता साहब का एक ईमेल। और प्रशांत गुप्ता साहब जो है हमारे यूट्यूब के रेगुलर व्यूअर है, वो हमारे सारी वीडियोस देखते हैं और जो वीडियोस में हम इंट्रांसिक वैल्यू के कैलकुलेशन वगैरह बताते हैं, उसको यूज करके उन्होंने रिलायंस पावर का इंट्रांसिक वैल्यू कैलकुलेट किया है। और उनके हिसाब से इस कंपनी में अभी भी वैल्यू है, क्योंकि कंपनी के पास अभी भी अच्छे खासे असेट्स अवेलेबल है, कंपनी का सेल्स अच्छा है और कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट पॉजिटिव में है। लेकिन अनिल अंबानी का जो अभी छवि बन गया है एज अ डिफॉल्टर, उसकी वजह से इस कंपनी का जो शेयर प्राइस है वो मार खा रहा है, ऐसा उनका कहना है। तो उसी कारण के लिए वो एक साइजेबल इन्वेस्टमेंट इस कंपनी में करना चाहते हैं, लेकिन उससे पहले वो एक सेकंड ओपिनियन लेना चाहते हैं, जिसकी वजह से उन्होंने अपना रिसर्च रिपोर्ट हमारे ऑफिशियल ईमेल आईडी पे भेज दिया था। और उनका जो रिपोर्ट है मुझे इंटरेस्टिंग भी लगा, और इंटरेस्टिंग के साथ साथ मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हुआ कि जो वीडियोस में हम सिखा रहे हैं एटलीस्ट वो कुछ काम तो आ रहा है आप लोगों का। और आपके सीखने की जुनून देख के हमारा जो सिखाने का जोश है वो और ज़्यादा हो गया है। तो इसलिए ऐसे इंटरेस्टिंग कंटेंट और इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन मैं आपको सिखाता रहूँगा, आप बस सीखते रहिए। और हाँ, अगर आपके पास भी ऐसा कोई रिसर्च रिपोर्ट है तो आप हमारे ऑफिशियल ईमेल आईडी पे उसको भेज सकते हैं, और उसके ऊपर मैं जल्द से जल्द वीडियो बनाने की पूरी कोशिश करूंगा। और आपके पास अभी तक हमारा ऑफिशियल ईमेल आईडी नहीं है तो कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए, और हमारे टेलीग्राम चैनल में उस ईमेल आईडी को शेयर कर दिया जाएगा। और टेलीग्राम चैनल का ज्वाइनिंग लिंक जो है आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उसके ऊपर क्लिक करके आप हमारा ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं। और साथ ही साथ डिस्क्रिप्शन में आपको डीमैट अकाउंट खोलने का लिंक और स्टेप बाय स्टेप डीमैट अकाउंट ओपन करने का वीडियो का लिंक दोनों मिल जाएंगे। और बाय चांस अभी तक आपने डीमैट अकाउंट नहीं खोला है तो उस लिंक के ऊपर क्लिक करके और उस वीडियो को रेफर करके आप डीमैट अकाउंट खोल सकते हैं। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, हमारा जो ईयरली मेंबरशिप जिसका कॉस्ट अराउंड 30,799 है, वो अभी आपको फ्री में मिल सकता है। और इस मेंबरशिप को फ्री में कैसे लेना है उसका भी इन्फॉर्मेशन मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। तो चलिए अभी रिलायंस पावर का पूरा हिसाब किताब खोलते हैं और इसके बारे में पूरी जानकारी जानने की कोशिश करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए डिस्कशन की शुरुआत करते हैं कंपनी के प्राइस चार्ट से, जो कि मैंने टिकर टेप पे लगा के रखा है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, अभी ये जो शेयर है अराउंड 2.75 रुपीज पे ट्रेड कर रहा है। लेकिन मुझे अभी भी याद है 5 साल पहले इसके ऊपर बहुत ज़्यादा डिस्कशन हो रहे थे, बहुत लोग बता रहे थे कि ये बहुत ही वैल्यूएबल कंपनी है और ये अभी एक सस्ते दाम पे अवेलेबल है, अराउंड 60 to 65 रुपीज के बीच में अवेलेबल है, ऐसा बताते थे। और उन्होंने इसको लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट समझा था, और जिन्होंने भी इसको लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट समझ के इसमें इन्वेस्ट किया था, उनका कैपिटल अभी तक 94.14% इरोड हो चुका है, मतलब बर्बाद हो चुका है। और जैसा कि मैं अपने हर एक वीडियो में बताता हूँ, जब भी आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करते हो तो पोर्टफोलियोज में इन्वेस्ट कीजिए। अगर पोर्टफोलियो में एक दो स्टॉक परफॉर्म नहीं भी करते हैं तो बाकी के जो स्टॉक्स होते हैं जो पोर्टफोलियो में, वो आपके लॉसेस कवर कर लेते हैं और रिस्क रिड्यूस कर लेते हैं लॉन्ग टर्म के लिए। और मैंने कुछ फ्री रेडीमेड पोर्टफोलियोज का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दे दिया है, आप उसको भी जाके चेक कर सकते हैं। तो जैसा कि आप चार्ट पे देख सकते हैं, जनवरी 2020 आते आते इस स्टॉक में थोड़ा तेजी दिखाई दिया और बीच में जो स्टॉक है 1 रुपए तक भी पहुंच गया था, लेकिन 1 रुपए से इसने बाउंस बैक करके फिर से अराउंड 4.75 या 95 अराउंड कुछ इसने हाई बनाया था। तो उस टाइम बहुत सारे ट्रेडर्स और बहुत सारे स्पेक्युलेटर्स ने इसमें मल्टी बैगर रिटर्न्स भी कमाया था। और ऐसे स्टॉक्स में यूजुअली मैं ट्रेडिंग जैसे कि इंट्राडे हो गया, स्विंग ट्रेड हो गया, उसको रेकमेंड नहीं करता हूँ, क्योंकि इसमें अपर सर्किट्स और लोअर सर्किट्स का मामला चलता है, जहां पर आपके कैपिटल फंस सकता है। लेकिन अगर आप ट्रेडिंग के बारे में उत्सुक है या ट्रेडिंग के बारे में और जानना चाहते हैं तो हमारा एक दूसरा चैनल है जिसका नाम है स्टॉक मार्केट प्रो, आप उसको जाके चेक कर सकते हैं, जहां पर इंट्राडे का स्टॉक्स, निफ्टी, बैंक निफ्टी ऐसे टॉपिक्स के ऊपर वहां पर डिस्कशन किया जाता है। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं कि ये जो रिलायंस पावर है उसका बिजनेस क्या है। तो ये जो कंपनी है ये पावर प्रोजेक्ट्स डेवलप करता है, कंस्ट्रक्ट करता है, मेंटेन और ऑपरेशन सब खुद ही कर लेता है, मतलब एंड टू एंड प्रोसेस में ये इन्वॉल्व है पावर प्रोजेक्ट्स के। और ये ऐसे ही कोल बेस्ड प्रोजेक्ट्स बनाता है, गैस बेस्ड सोलर पावर प्रोजेक्ट्स, विंड पावर प्रोजेक्ट्स, हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स, ऐसे एनर्जी सोर्सेस में ये पावर प्रोजेक्ट बिल्ड करता है। और इस पावर सेक्टर में अगर कंपनी के एसेट्स देखेंगे तो कंपनी के पास अराउंड 6000 मेगावाट्स प्रोड्यूस करने का ऑपरेशनल पावर जनरेशन एसेट्स है,
और उसके साथ साथ कंपनी के पास अभी कुछ प्रोजेक्ट अंडर डेवलपमेंट भी है, जहां पर 3 कोल फायर्ड प्रोजेक्ट्स अंडर डेवलपमेंट है, एक गैस फायर्ड प्रोजेक्ट और 12 हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट्स अभी अंडर डेवलपमेंट में है। मतलब कंपनी इसको अभी कंस्ट्रक्ट कर रहा है या प्लान कर रहा है इसको बनाने का। और एक टाइम पे ये सोल डिस्ट्रीब्यूटर भी था सबर्ब्स ऑफ मुंबई के लिए, जहां पर इलेक्ट्रिसिटी ये खुद ही डिस्ट्रीब्यूट कर लेता था। लेकिन 2017 में कुछ फाइनेंशियल प्रॉब्लम चलते चलते इनका जो मुंबई ऑपरेशन है वो अडानी पावर को इन्होंने बेच दिया। लेकिन अभी भी इनका प्रेजेंस महाराष्ट्र, गोवा और आंध्र प्रदेश में है, जहां पर ये पावर जनरेशन, ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन का बिजनेस करते हैं और उन एरियाज में अभी भी ये एक्टिव है। और अगर आप इस कंपनी के प्रोफाइल देखेंगे तो कंपनी के पास अराउंड 50 सब्सिडरी कंपनीज है, मतलब इसके अंडर 50 सब्सिडरी कंपनीज काम करते हैं जो ये प्रोजेक्ट्स डेवलप करने में, कंस्ट्रक्ट करने में, मेंटेन और ऑपरेट करने में इनकी मदद करते हैं। और वही 2019 का अगर आप फोर्ब्स 500 इंडिया लिस्ट कंसिडर करेंगे तो उसमें आर पावर, रिलायंस पावर जो है 176th लार्जेस्ट कॉर्पोरेशन इन इंडिया में आता था। और वही अगर आप पावर सेक्टर की बात करेंगे तो उसमें ये 9th रैंक पे था। तो जैसा कि प्रशांत भाई ने अपने ईमेल में बताया था और जैसा कि मैंने अभी आपके सामने ये डेटा शेयर किया है, उसके हिसाब से तो यहाँ पर कंपनी के पास अच्छे एसेट्स भी है, जो अभी 6000 मेगावाट्स का ऑपरेशनल जनरेशन कैपेसिटी रखता है, प्रोजेक्ट्स अंडर डेवलपमेंट भी है और उसके साथ साथ कंपनी का जो प्रोफाइल है वो भी वेल रिकॉग्नाइज्ड है। और उसके साथ साथ प्रशांत भाई ने अपने ईमेल में सेल्स, ऑपरेशन, प्रॉफिट और वैल्यूएशन की भी बात किया था। तो चलिए मैं उनके बारे में भी अभी आपको इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ। तो यहाँ पर कंपनी का सेल्स अगर आप देखेंगे तो 2017 से प्रेजेंट ईयर तक सेल्स कंटिन्यूसली रिड्यूस हो रहा है, लेकिन सेल्स 2017 से प्रेजेंट ईयर तक अराउंड 30% ही रिड्यूस हुआ है। तो ये उतना ज़्यादा भी गिरावट नहीं है। और उसके साथ साथ अगर आप ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखेंगे तो कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी लगातार गिर ही रहा है। लेकिन अगर आप देखेंगे 2017 में ये 4506 करोड़ था और वही प्रेजेंट ईयर में ये अराउंड 2848 करोड़ है। और ये जो प्रेजेंट ईयर का मैं ऑपरेटिंग प्रॉफिट दिखा रहा हूँ ये पॉजिटिव ऑपरेटिंग प्रॉफिट है, मतलब कंपनी अभी भी अपने ऑपरेशन से प्रॉफिट कमा रहा है। मतलब इनके जो सारे एसेट्स हैं उनसे जो भी काम चल रहा है, जो भी पावर जनरेट हो रहा है, उनसे पैसे आ रहे हैं कंपनी में। और इसी ऑपरेटिंग प्रॉफिट के दम पे प्रशांत भाई ने इसका वैल्यूएशन भी कैलकुलेट किया था और उनका वैल्यूएशन मैं अभी आपके सामने रख रहा हूँ। और इन्हीं वैल्यूएशन के आधार पे उन्हें लगता है कि कंपनी बाउंस बैक कर सकता है। और यहाँ पर देखिए ये जो वैल्यूएशन है, हर एक वीडियो में मैं यूजुअली कोशिश करता हूँ कंपनी का वैल्यूएशन दिखाऊं, लेकिन आज प्रशांत भाई ने इस वैल्यूएशन को सेंड किया है, विच मेक्स मी वेरी प्राउड। अगर आप सब लोग भी वैल्यूएशन कैसे करते हैं वो सीख ले तो अगले वीडियो से मेरा काम जो है वो थोड़ा कम हो जाएगा। मैं आपको ही बता दूंगा वैल्यूएशन कैलकुलेट करके देख लो, और मैं कैलकुलेशन दिखाने के बदले सीधा आपको वैल्यूज ही दिखा सकता हूँ। और आप में से कुछ लोग ऑलरेडी वैल्यूएशन को सीख गए हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। तो चलिए अभी देखते हैं प्रशांत भाई ने जो वैल्यूएशन भेजा है, जिसको मैंने भी क्रॉस वेरीफाई किया है, वो डेटा देखते हैं। तो यहाँ पर देख लीजिए नंबर ऑफ इक्विटी शेयर जो है रिलायंस पावर में अराउंड 281 करोड़ है। और अभी इन इक्विटी शेयर्स के हिसाब से कंपनी को कितना नेट प्रॉफिट कमाना चाहिए ताकि कंपनी का जो शेयर वैल्यू है, मार्केट वैल्यू है, वो 10 पी पे, मतलब 10 प्राइस टू अर्निंग्स रेशियो पे कितना प्राइस पे ट्रेड कर सकता है, वो हम जानने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पर कंपनी अगर 70 करोड़ का नेट प्रॉफिट कमाएगा तो कंपनी का अर्निंग्स पर शेयर कितना होगा, 0.24 पैसा होगा। और उसके हिसाब से एट 10 मतलब 10 पी पे कंपनी का वैल्यू 2.4 रुपीज़ होगा। और वही कंपनी अगर 100 करोड़ का प्रॉफिट कमाता है तो कंपनी का अर्निंग्स पर शेयर कितना होगा, 0.35 होगा। और उसके हिसाब से कंपनी का जो मार्केट वैल्यू है वो 3.55 होगा। वैसे अगर 500 करोड़ कमाएगा तो 17.79, अगर 1000 करोड़ का प्रॉफिट कमाएगा तो कंपनी का मार्केट वैल्यू 35.58 होगा। तो यहाँ पर प्रशांत भाई ने जो वैल्यूएशन भेजा है उसके हिसाब से ऑपरेटिंग प्रॉफिट अभी कंपनी का 2848 करोड़ है। अगर कंपनी डेट रिड्यूस करता है, इंटरेस्ट बर्डन रिड्यूस करता है अपने एसेट्स को बेच के, तो उसके बाद ये जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है उसमें से अच्छा खासा प्रॉफिट नेट प्रॉफिट में भी कन्वर्ट हो सकता है, जिससे आसानी से कंपनी का जो इंट्रिंसिक वैल्यू है वो अराउंड 17 रुपीज़ से 25 रुपीज़ के बीच में हो सकता है, ऐसा उनका कहना है। और प्रशांत भाई मैं आपको बता दूं अभी तक आपने जो कैलकुलेशन किया है वो बहुत ही सही है, बहुत ही सटीक है, लेकिन वैल्यूएशन के साथ साथ हमें कुछ और रीजंस भी देखना पड़ेगा। तो अभी तक जो आपने बताया था ना कि जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है उसमें से कंपनी अपना जो खर्चा है जैसे कि इंटरेस्ट बर्डन वगैरह है उसको रिड्यूस करके कंपनी का जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है उसको नेट प्रॉफिट में कन्वर्ट कर सकता है, उसकी पॉसिबिलिटीज क्या है हमें ये भी देखना पड़ेगा। तो इस इंफॉर्मेशन को जानने के लिए मैं आपकी थोड़ी मदद कर दूंगा, और अगली बार जब आप किसी कंपनी के ऊपर एनालिसिस करेंगे तो इन पॉइंट्स को जरूर ध्यान में रखिए।
तो चलिए अभी सबसे पहले देखते हैं कंपनी का डेट, जो कि आपको ऑलरेडी पता ही है। कंपनी का 5 साल पहले डेट था 33,219 करोड़। 3 साल पहले ये रिड्यूस होके 32,925 करोड़ हो गया था, और वही प्रेजेंट ईयर में ये फिर से रिड्यूस हो गए 28,804 करोड़ हो गया है। हालांकि डेट तो रिड्यूस हुआ है, वो एक अच्छी बात है, लेकिन यहाँ पर डेट उतना भी सिग्निफिकेंटली रिड्यूस नहीं हुआ है जिससे कंपनी का जो हालत है वो बेहतर हो सके। तो अभी भी 28,804 करोड़ जो है वो एक बड़ा बर्डन ही है कंपनी के ऊपर, और इस बर्डन से कंपनी को इंटरेस्ट भी बेयर करना पड़ रहा है। मतलब जो भी कंपनी ऑपरेटिंग प्रॉफिट कमा रहा है उसमें से इंटरेस्ट पेमेंट करना पड़ रहा है कंपनी को। तो यहाँ पर 2018 से प्रेजेंट ईयर तक आप डेटा देख सकते हैं, और 2019 में ये इंटरेस्ट पेमेंट पीक हो चुका था जहां पर कंपनी 3,206 करोड़ पे कर रहा था, और वही प्रेजेंट ईयर में कंपनी अराउंड 2,947 करोड़ का इंटरेस्ट पेमेंट कर रहा है। तो अभी जो प्रशांत भाई ने बताया था उनके हिसाब से यहाँ पर स्ट्रैटेजी बहुत सिंपल है। रिलायंस पावर के पास जो है बहुत ही वैल्यूएबल एसेट्स है, उनमें से कुछ एसेट्स बेचना है और डेट रिड्यूस करना है और प्रॉब्लम सॉल्व, और उसके बाद इंटरेस्ट भी पेमेंट नहीं करना पड़ेगा, जिससे ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, कंपनी का जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है उसमें से ज़्यादा पैसा नेट प्रॉफिट में कन्वर्ट हो जाएगा। सिंपल सी बात है, सिंपल सी स्ट्रैटेजी है, क्योंकि आपको भी पता है, मुझे भी पता है, एसेट्स वैल्यूएबल है ही और उनको अच्छा खासा मार्केट में पैसा भी मिलेगा, राइट। और इसी बात को मान के बहुत लोग रिलायंस पावर में इन्वेस्ट भी कर रहे हैं। लेकिन अभी मैं आपको एक और बात बताना पसंद करूंगा, यहाँ पर सिर्फ इंटरेस्ट पेमेंट ही कंपनी के ऊपर बर्डन नहीं है, एक और बर्डन भी है, और उस बर्डन का नाम है अदर इनकम। तो यहाँ पर पहले अदर इनकम का फिगर्स देख लीजिए और उसके बाद मैं आपको ये अदर इनकम क्या क्या होता है उसके बारे में बताता हूँ। तो यहाँ पर 2017-18 में देखेंगे तो अदर इनकम से जो पैसा आ रहा था वो पॉजिटिव में था, और वही अदर इनकम 2019 के बाद प्रेजेंट ईयर तक देखेंगे तो ये नेगेटिव रिटर्न दे रहा है, और वो भी छोटा मोटा नेगेटिव रिटर्न नहीं। 2019 में अराउंड 2,861 करोड़ का नेगेटिव रिटर्न, मतलब लॉस दे रहा है। 2020 में इसने अराउंड 3,368 करोड़ का लॉस दिया था, और प्रेजेंट ईयर में अदर इनकम से, इनके कोर ऑपरेशंस को छोड़ के जो भी बाहर से इनकम आता है, अदर इनकम आता है, उसमें से 3,246 करोड़ का लॉस हुआ था। तो अभी सवाल आता है कि ये जो अदर इनकम है रिलायंस पावर का, वो होता क्या है। तो जो भी रिलायंस पावर अभी पावर का बिजनेस कर रहा है, एनर्जी का बिजनेस कर रहा है, जो कि उनका कोर ऑपरेशंस है, उसको छोड़ के जो भी बाहर से पैसा आता है कंपनी के अंदर, उसको अदर इनकम में गिना जाता है। और वही अगर आप रिलायंस पावर की बात करेंगे तो इसमें अदर इनकम ढूंढना थोड़ा डिफिकल्ट था, तो इसीलिए मुझे इसके एनुअल रिपोर्ट देखना पड़ा, और एनुअल रिपोर्ट में मुझे अदर इनकम के बारे में सारा इन्फॉर्मेशन मिल गया। तो कंपनी का जो अदर इनकम है वो बैंक डिपॉजिट से आता है, इंटर कॉर्पोरेट डिपॉजिट्स, इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट्स, इन्वेस्टमेंट्स इन म्यूचुअल फंड्स, नेट गेन ऑन सेल ऑफ फाइनेंशियल एसेट्स। मतलब आपके पास कुछ स्टॉक वॉक है, आपने बेच दिया, तो उससे जो गेन आएगा वो फाइनेंशियल एसेट में कंसिडर किए जाएंगे। हालांकि बहुत ही सिंपल एग्जांपल है, फाइनेंशियल एसेट्स में और भी क्लासिफिकेशंस हो सकते हैं। और नेक्स्ट पॉइंट है गेन ऑन फॉरेन एक्सचेंज फ्लक्चुएशन। मतलब ये जो फॉरेन एक्सचेंज में डॉलर रुपीज के बीच में जो डिफरेंस आता है, या यूरो और रुपीज के बीच में जो डिफरेंस आता है, उससे जो गेन होता है उसको भी अदर इनकम में गिना जाता है। और प्रोविजन रिटर्न बैक, गवर्नमेंट ग्रांट्स, कंसल्टेंसी इनकम, अदर नॉन ऑपरेटिंग इनकम, ये सारे अदर इनकम में गिने जाते हैं। तो यहाँ पर अभी सवाल आता है कि अदर इनकम में इतना ज्यादा नुकसान क्यों हो रहा है कंपनी को। और ये जो अदर इनकम का कॉम्प्लिकेटेड मायाजाल है जिसको अनिल अंबानी जी ने बुना है, उसको अगर मैं समझाता बैठूंगा तो एक नहीं, दो वीडियो नहीं, 3-4 वीडियो तो जरूर बनाने पड़ेंगे। तो इसीलिए मैं आपको ये इशू जो है सिंपल सी भाषा में समझाने की कोशिश करूंगा। जो भी रिलायंस पावर से पहले जो प्रॉफिट जनरेट हो रहे थे, जो भी इन्होंने लोन लिया था, जो भी प्रमोटर्स, इन्वेस्टर जो पैसे डाल रहे थे, उसमें से एक बहुत बड़ा हिस्सा फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट्स में जा रहा था। मतलब कंपनी अपना जो कोर बिजनेस है, पावर है, उसको छोड़ के बाकी सारे दुनियादारी का बिजनेस कर रहा था, जो कि बहुत ही बैड डिसीजन है किसी भी कंपनी के लिए। और वहां पर अनिल अंबानी जी ने वही किया एग्जैक्टली, और वही इन्वेस्टमेंट्स इन पे अभी भारी पड़ रहा है, जो कि नेगेटिव रिटर्न कंपनी को कमा के दे रहा है, जो ईयर ऑन ईयर एक्यूमुलेट होता ही जा रहा है और कंपनी के ऊपर बर्डन बढ़ता ही जा रहा है। तो इसलिए अगर इन शॉर्ट यहाँ पर बताया जाए तो कंपनी के ऊपर ना बल्कि इंटरेस्ट बर्डन है, अभी अदर इनकम का बर्डन भी आ गया है। तो अभी कंपनी को जो भी ऑपरेटिंग प्रॉफिट ये कमा रहे हैं, उस कमाई में इंटरेस्ट भी पे करना है, और उसके साथ साथ ये जो अदर इनकम का बर्डन है उसको भी सहना है। तो इसलिए अभी हम क्या करेंगे, ये जो इंटरेस्ट पे करना है और ये जो अदर इनकम है उसको हम ऐड कर देते हैं, और उसके बाद देखते हैं कि कंपनी अपना जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है उसमें से इस बर्डन को चुका पाएगा कि नहीं चुका पाएगा। तो जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर
2017 में कंपनी का जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट था अराउंड 4506 करोड़ था, और वही कंपनी का इंटरेस्ट बर्डन और अदर इनकम बर्डन था वो अराउंड 2347 करोड़ था। तो यहाँ पर क्लियरली कंपनी अच्छा खासा प्रॉफिट कमा रहा था। और वही 2018 में भी वही हालत है, यहाँ पर ऑपरेटिंग प्रॉफिट ज्यादा है लेकिन बर्डन जो है वो कम है। और वही 2019 में पासा पलटता नजर आया। तो यहाँ पर ऑपरेटिंग प्रॉफिट देख लीजिए 3926 करोड़, और वही इंटरेस्ट बर्डन और अदर इनकम का जो बर्डन है वो इंक्रीज होके 6022 करोड़ हो गया है। और फाइनेंशियल ईयर 2020 में भी वही हालत है। और प्रेजेंट फाइनेंशियल ईयर में अगर आप देखेंगे तो कंपनी जो है उसके ऊपर 6193 करोड़ का बर्डन है, और कंपनी के पास अर्निंग कितना है, मतलब ऑपरेटिंग प्रॉफिट कितना है, 2848 करोड़ है। तो यहाँ पर ये जो ग्रीन बार्स है उसको अगर आप देखेंगे तो कंटिन्यूसली यहाँ पर इनकम रिड्यूस हो रहा है। और वही अगर आप ये जो रेड बार्स है इसको देखेंगे तो कंपनी का एक्सपेंस जो है, कंपनी का जो बर्डन है जिसको हम फाइनेंशियल बर्डन भी बोल सकते हैं, वो इंक्रीज होता जा रहा है। तो यहाँ पर रेड बार्स इंक्रीज हो रहे हैं और ग्रीन बार जो है ईयर ऑन ईयर डिक्रीज हो रहा है। तो यहाँ पर आपको एक क्लियर ट्रेंड नजर आ रहा है। तो आगे आने वाले टाइम में क्या होगा, 2021, 22, 23 में क्या होगा, ये जो ग्रीन बार्स है जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट रिप्रेजेंट करता है वो और ज्यादा रिड्यूस होंगे, और ये जो इंटरेस्ट और अदर इनकम का जो रेड बार्स है वो और ज्यादा इंक्रीज होता जाएगा, जिससे कंपनी का जो फाइनेंशियल बर्डन है वो और ज्यादा डीपर होता जाएगा और ज्यादा मुश्किलों का सामना कंपनी को करना पड़ेगा। तो असल में ये है इस कंपनी के साथ प्रॉब्लम। यहाँ पर कंपनी के पास वैल्यूएबल एसेट्स है, सेल्स है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट है, लेकिन यहाँ पर ये जो अदर बर्डन है और उसके हिसाब से ये जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट बढ़ना है वो नहीं बढ़ रहा है, लेकिन अदर बर्डन, इंटरेस्ट बर्डन और अदर इनकम का बर्डन वो ज्यादा हो रहा है। तो ये है इस कंपनी के साथ असल प्रॉब्लम। और इन प्रॉब्लम्स के साथ साथ मैं आपको एक और प्रॉब्लम भी दिखा देता हूं, और वो है कैश एंड शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट्स का। तो यहाँ पर टिकर टेप में मैंने इन्फॉर्मेशन लिया है, तो यहाँ पर देख सकते हैं कैश एंड शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट्स में 2017 में कंपनी के पास अराउंड 1757 करोड़ का कैश था। 2018 में ये रिड्यूस हो गया, 2019 में तो ये 494 करोड़ हो गया, और वही प्रेजेंट ईयर में 2020 में कंपनी के पास मात्र 315 करोड़ का कैश है। तो यहाँ पर एक ऐसा कंपनी जो अराउंड 7420 करोड़ का सेल्स करता है, बिजनेस करता है, और उसके पास मेंटेन करने के लिए बड़े बड़े एसेट्स है, उस कंपनी के पास मात्र 315 करोड़ कैश है। तो इसीलिए कंपनी जो है कॉर्नर होता जा रहा है, नैरो होता जा रहा है। कंपनी के पास कैश खत्म हो रहा है, कंपनी का जो ऑपरेटिंग प्रॉफिटेबिलिटी है वो कम हो रहा है, कंपनी का जो बर्डन है, फाइनेंशियल बर्डन, वो ज्यादा हो रहा है। तो यहाँ पर कंपनी जो है क्लियरली इट इज हेडिंग टुवर्ड्स अ डिस्ट्रक्शन। तो अभी आप मुझसे पूछोगे कि कंपनी अगर बर्बादी की तरफ जा रहा है तो उसको जानने के लिए इतना सारा एनालिसिस करना पड़ेगा। जी हाँ, ये एनालिसिस तो करना ही पड़ेगा, लेकिन इसके साथ साथ एक और ट्रिक है, एक और क्विक मेथड है जिसमें आप 2 मिनट के अंदर अंदर एक ओवरऑल आइडिया जान सकते हैं कि कंपनी जो है प्रोग्रेसिव है या डिस्ट्रक्टिव है। तो उस ट्रिक के बारे में मैं आपको बताऊंगा, लेकिन सबसे पहले मैं आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप में मैंने जो पोल पोस्ट किया था उसके बारे में बता दूं, क्योंकि जो भी कंपनी मुझे इंटरेस्टिंग लगता है तो उसके बारे में मैं अपने टेलीग्राम चैनल के फैमिली से भी एक ओपिनियन पूछ लेता हूं। और हमारे टेलीग्राम चैनल में मैंने पूछा था कि विल यू इन्वेस्ट इन रिलायंस पावर एट करंट प्राइस ऑफ ₹2.75। तो यहाँ पर 34% लोगों ने बताया है यस, और 66% लोगों ने बताया है नो। तो इससे मुझे एक सिंपल वैलिडेशन तो मिल गया, जो भी मैं एनालिसिस कर रहा हूँ उससे हमारे जो टेलीग्राम फैमिली है वो भी एग्री करता है। तो चलिए अभी उस ट्रिक के बारे में बात करते हैं जिससे हम ये जान सकते हैं कि कंपनी जो है प्रोग्रेस हो रहा है या डिस्ट्रॉय हो रहा है। तो इसके लिए आपको देखना पड़ेगा शेयर होल्डिंग पैटर्न। तो यहाँ पर देखिए टिकर टेप से मैंने शेयर होल्डिंग पैटर्न लिया है। तो यहाँ पर प्रमोटर अराउंड 19.28% होल्ड करते हैं, म्यूचुअल फंड जो है 0.14%, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन 7%, फॉरेन इंस्टीट्यूशन 2.9%, और अदर पार्टीज जो कि रिटेल निवेशक वगैरह होते हैं वो अराउंड 70.80% होल्ड करते हैं। और वही यहाँ पर राइट हैंड साइड पे आप देख सकते हैं प्रमोटर होल्डिंग कैसे चेंज हुआ है इन लास्ट 6 क्वार्टर्स। तो यहाँ पर लास्ट ईयर मार्च में देखेंगे तो प्रमोटर होल्डिंग 56.28% था, और वही अगर आप मार्च से एक क्वार्टर पीछे जाएंगे तो प्रमोटर होल्डिंग 75% था। तो 75% से मार्च में रिड्यूस होकर 56.28% हो गया, और उसके बाद लगातार रिड्यूस होते होते अभी कंपनी का जो प्रमोटर होल्डिंग है वो 19.28% था। तो यहाँ पर प्रोमोटर होल्डिंग रिड्यूस होने का सबसे पहला कारण है प्रोमोटर्स ने शेयर गिरवी रख के लोन लिया था,
और बाद में अनिल अंबानी साहब ने इस लोन पे डिफॉल्ट कर दिया और उसके बाद बहुत सारे बैंक्स जिसमें यस बैंक भी इंक्लूडेड है और बहुत सारे प्राइवेट लेंडर्स भी इंक्लूडेड है, उन्होंने अपना जो राइट टू प्लेड शेयर्स है उसको इन्वोक किया और उन शेयर्स को ओपन मार्केट में बेच दिया ताकि जितना पैसा रिकवर हो सकता है उसको रिकवर कर सके। तो यहाँ पर प्रोमोटर होल्डिंग रिड्यूस होने का सबसे पहला कारण है प्लेज शेयर्स का बिकाऊ, और दूसरा कारण है यहाँ पर अनिल अंबानी डायरेक्टली उन्होंने मार्केट में शेयर्स नहीं बेचा है, लेकिन उनकी बहुत सारी होल्डिंग कंपनीज है, उनके फैमिलीज भी है, उन्होंने ये भी यहाँ पर धीरे धीरे अपना स्टेक जो है इस कंपनी में कट किया है। तो यहाँ पर प्रोमोटर स्टेक रिड्यूस होने का कारण बहुत ही जेन्युइन लग रहा है, तो इसलिए प्रोमोटर होल्डिंग कम हुआ है, ठीक है, लेकिन प्रोमोटर्स ने बेचा तो खरीदा कौन? क्योंकि म्यूचुअल फंड्स ने भी इस शेयर को टच नहीं किया, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन ने भी टच नहीं किया, फॉरेन इंस्टीट्यूशन ने भी टच किया, बल्कि ये लोग सारे जो बड़े इन्वेस्टर्स है इस कंपनी में स्टेक लगातार कट कर रहे हैं, रिड्यूस कर रहे हैं। तो उसके बाद बचे कौन? हमारे धुरंधर रिटेल इन्वेस्टर्स। तो यहाँ पर रिटेल इन्वेस्टर्स का जो शेयर होल्डिंग है मार्च में, लास्ट ईयर मार्च में अराउंड 29.79% था, और वही एक क्वार्टर पहले जाएंगे तो इनका होल्डिंग अराउंड 14% था इस कंपनी में, बस मात्र 14% रिटेल होल्डिंग था। और 14% के बाद मार्च में ये बढ़ के 29.79% हो गया, जून में ये बढ़ के 43.43% हो गया, सितंबर में ये बढ़ के 45.46%, दिसंबर में भी बढ़ा, मार्च में भी बढ़ा, और जून में प्रेजेंट क्वार्टर में ये होल्डिंग अराउंड 70.8% है। मतलब रिलायंस पावर में मेजॉरिटी शेयर होल्डर्स कौन है? रिटेल निवेशक है। और यहाँ पर आपको जानने वाली बात यह है कि जब प्रमोटर भाग रहे हैं, म्यूचुअल फंड्स भाग रहे हैं, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन भाग रहे हैं और फॉरेन इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर्स भाग रहे हैं, लेकिन रिटेल निवेशक इन शेयर्स को खरीद रहे हैं, अपना स्टेक लगातार बढ़ा रहे हैं, तो ऐसे कंपनीज के शेयर से जितना तेजी से हो सकता है उतना तेजी से भाग के वहां से निकल जाइए। क्योंकि कंपनी में जब भी प्रॉब्लम होता है, कंपनी में कुछ भी डिफिकल्टी आता है, तो सबसे पहले पता चलता है प्रमोटर्स को, और अगर प्रमोटर्स को पता होता है कि वो प्रॉब्लम सॉल्व हो सकता है तो प्रमोटर्स एडी चोटी का जोर लगा के अपना जो होल्डिंग है कंपनी में उसको प्रोटेक्ट करते हैं। और अगर उनको पता होता है कि ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगा, ये पानी मतलब सर से ऊपर निकल गया है, तो उसके बाद जो बैंक्स करते हैं करने दो, छोड़ देते हैं। मतलब आपको प्लेज इन्वोक करके शेयर बेचना है, बेच दो, कंपनी का एसेट जब्त करना है तो कर दो, ऐसे छोड़ देते हैं। और जब भी ऐसे सिचुएशन नजदीक आता है तो उसके बाद नेक्स्ट किसको पता चलता है? म्यूचुअल फंड्स, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन और फॉरेन इंस्टीट्यूशंस को, क्योंकि इनके पास ऑफिस भर के लोग होते हैं ऐसे रिसर्च करने के लिए, इससे इनको भी इन्फॉर्मेशन मिल जाता है और उसके बाद ये भी धीरे धीरे निकलने लगते हैं। लेकिन ये जो अदर पार्टीज होते हैं, रिटेल निवेशक होते हैं, उनको थोड़ा गुमराह किया जाता है और मार्केट में अफवाह, न्यूज, ऐसी चीजें उड़ाई जाती है कि हाँ कंपनी जो है एसेट सेल करके डेट रिड्यूस करने वाला है, कंपनी को किसी प्रोजेक्ट से इतना रिफंड मिलने वाला है, कंपनी के पास नए प्रोजेक्ट्स आने वाले हैं, कंपनी का सेल्स बढ़ने वाला है, ऐसे अफवाहें उड़ा के इन स्टॉक्स को वैल्यू स्टॉक्स के रूप में पोर्ट्रे किया जाता है और लालच में आके रिटेल निवेशक इनमें फंस भी जाते हैं। तो ये तो हो गया शेयर होल्डिंग पैटर्न के बारे में डिस्कशन। तो चलिए अभी देखते हैं रिलायंस पावर के साथ पॉसिबल आउटकम क्या है, मतलब आगे आने वाले टाइम में रिलायंस पावर के साथ क्या हो सकता है, उनके निवेशकों के साथ क्या हो सकता है, उसके बारे में भी एक झलक देख लेते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहला पॉसिबल आउटकम है मिराकुलस कमबैक। जी हाँ, मिराकल्स डू हैपन, मिराकुलस कमबैक कैन हैपन। अगर मिराकल्स नहीं होते तो अडानी ग्रुप को सारे एयरपोर्ट के प्रोजेक्ट्स कैसे मिल जाते? और टेलीकॉम सेक्टर में जहां पर 20 to 30% मार्केट शेयर बनाने के लिए सालों लग जाते हैं, वो रिलायंस जियो ने टेलीकॉम रेगुलेशंस होने के बावजूद भी मुफ्त में सर्विस बांट के अपने कैश को मिसयूज करके इस मार्केट शेयर को छीन लिया था। तो इसको देखने के बाद आपको नहीं लगता है कि मिरेकल्स डू हैपन? क्या पता कल अनिल अंबानी के सपने में मोदी जी आके तथास्तु बोल दे तो अगले दिन से तो अनिल अंबानी के सारे प्रॉब्लम्स गायब हो जाएंगे और रिलायंस पावर के निवेशक मालामाल हो जाएंगे रातों रात। तो इसीलिए जो मिरेकुलस आउटकम है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट आउटकम है, इसको जरूर ध्यान में रखिए। तो चलिए अब कुछ प्रैक्टिकल पॉसिबल आउटकम्स है जो फीजिबल है उनके बारे में भी डिस्कस करते हैं। मान लीजिए मिरेकुलस कमबैक नहीं हुआ और सपने में मोदी जी का तथास्तु नहीं मिला, तो उसके बाद क्या होगा? कंपनी के जो प्रॉब्लम्स है, फाइनेंशियल ट्रबल्स है, वो और ज्यादा हो जाएंगे और ज्यादा डीप हो जाएंगे। तो अगर ऐसा होता है तो पहला आउटकम क्या हो सकता है? कोई कंपनी को आना है, मेजॉरिटी शेयर होल्डिंग बनाना है और कंपनी को टेक ओवर करना है। अगर ऐसे होगा तो यहाँ पर रिटेल निवेशकों को कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर कुछ डायल्यूशन नहीं होगा, बल्कि होगा तो रिटेल निवेशकों को शेयर रूप में फायदा ही होगा। और ये जो पहले ऑप्शन में बता रहा हूँ, ये वॉरेन बफेट हमेशा करते हैं, मेजॉरिटी स्टेक होल्डर बन जाते हैं और उसके बाद कंपनी को टेक ओवर कर लेते हैं। और अभी कोई महान भाव इसको खरीदने नहीं आया, इसमें मेजॉरिटी स्टेक होल्डिंग
लेने में इंटरेस्टेड नहीं है तो उसके बाद क्या होता है, प्रमोटर्स को कैपिटल इन्फ्यूजन करना पड़ेगा ताकि ये जो फाइनेंशियल बर्डन है उसको निपटा जा सके। तो यहाँ पर अभी आपको अनिल अंबानी जी के फाइनेंशियल स्टेटस के बारे में ऑलरेडी आपको पता ही है। उनके पीछे बैंक्स भाग रहे हैं, चाइनीज बैंक्स भाग रहे हैं, पब्लिक बैंक्स, प्राइवेट बैंक्स, सारे बैंक्स भाग रहे हैं उनसे पैसा ऐंठने के लिए, लेकिन वो एक पैसा भी जेब से बाहर नहीं निकाल रहे। तो ये स्टेटस है अनिल अंबानी जी के फाइनेंस का। और उसके बाद थर्ड ऑप्शन आता है बैंक्रप्सी कोर्ट बिडिंग। अगर मान लीजिए कल फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स इतना ज्यादा बढ़ गए तो उसके बाद बैंक्स ने अपना सब्र खो लिया, तो इस कंपनी को वो एनसीएलटी के पास ले जाएंगे और वहां पर एनसीएलटी बिडिंग बुलाएगा और बिडिंग में जो भी कंपनी आके बिड करेगा वो इस कंपनी को ले जाएगा। और जब बैंक्रप्सी कोर्ट से बिडिंग में किसी भी कंपनी को लिया जाता है तो वहां पर डाइल्यूशन का खतरा रहता है। तो आपने रुचि स्वयं में होते देखा है, लेकिन एक पॉसिबल आउटकम आलोक इंडस्ट्रीज जैसा भी हो सकता है, क्योंकि अगर कोई अच्छी कंपनी इसको टेक ओवर करता है और उसके बाद इसको रिवैम्प करता है और इसका वैल्यू रिस्टोर करता है तो उसके बाद ऑटोमेटिकली शेयर प्राइस में भी ये रिफ्लेक्शन हमें देखने को मिल सकता है। एंड लास्ट ऑप्शन क्या हो सकता है, आरकॉम सिनेरियो जैसा हो सकता है। तो अभी आरकॉम का जो हालत है वहां पर क्या हो रहा है, कंपनी जो है अपने एसेट्स बेच बेच के कंपनी का डेट रिड्यूस कर रहा है। तो यहाँ पर भी ऐसा ही हो सकता है, कंपनी जो है अपने एसेट्स वन बाय वन बेच सकता है और अपना डेट रिड्यूस कर सकता है। और जब कंपनी के पास एसेट्स ही नहीं रहेंगे तो कंपनी किस काम की, तो एक डमी कंपनी बन के रह जाएगा, क्योंकि कोई भी पावर कंपनी एसेट्स के बिना ऑपरेट नहीं कर पाएगा। तो ये है रिलायंस पावर का पूरा हिसाब किताब। और वीडियो थोड़ा लंबा हो गया क्योंकि इसको मैंने एज अ केस स्टडी कंसिडर किया था और प्रशांत भाई ने भी इतना एफर्ट डाला था, तो मैंने भी सोचा इस वीडियो में जितना ज्यादा हो सकता है उतना ज्यादा मैं भी सिखाने की कोशिश करूंगा। और मैं आशा करता हूँ आपको इस वीडियो से कुछ मदद जरूर मिला होगा। और यार वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है और कुछ लोग ना इस मेहनत की कदर नहीं करते यार, वो वीडियो देखते हैं चले जाते हैं, वीडियो को लाइक भी नहीं करते और चैनल को सब्सक्राइब भी नहीं करते। तो इसलिए वीडियो को लाइक जरूर कीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कीजिए। और आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। मैं आपके सारे कमेंट्स पढ़ता हूँ और सारे कमेंट्स पे रिप्लाई करने की पूरी कोशिश करता हूँ। तो चलिए आज की वीडियो में बस इतना ही। मैं आपसे मिलता हूँ एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। तब तक के लिए सीखते रहिए, कमाते रहिए और स्टॉक मार्केट का बादशाह बने रहिए। मैं हूँ आपका दोस्त भारत शंकर, साइनिंग ऑफ।